एपिसोड 152 की शुरुआत एक बेहद भारी माहौल के साथ होती है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सीन का वजन पहले से कहीं ज्यादा महसूस होता है। अब बात सिर्फ मिशन या लड़ाई की नहीं रह गई है, बल्कि हर किरदार के अंदर चल रहे संघर्ष की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उता काता को बेहोशी की हालत में एक गुफा के अंदर लाया जाता है। यह जगह सिर्फ एक गुफा नहीं लगती, बल्कि एक एक्सट्रैक्शन चैम्बर की तरह होती है, जहां चारों तरफ सीलिंग फॉर्मूले, अजीब आकृतियां और चक्र के निशान बने हुए होते हैं। उता काता का शरीर पूरी तरह थका हुआ होता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा खालीपन नजर आता है। वाइट ज़ेत्सु बड़ी बेरहमी से कहता है कि सिक्सटेल्स का सीलिंग पूरा हो चुका है। उसके लिए यह बस एक टास्क था, लेकिन दर्शक को साफ महसूस होता है कि उता काता की पूरी जिंदगी इस पल में खत्म हो गई है। किज़ामे आगे बढ़कर कहता है कि अब यह काम पूरा हो गया है और अब सिर्फ टूटेल बीस्ट बाकी बचे हैं। उनके शब्दों में कोई भावना नहीं होती, बस अगला नंबर गिनाने की ठंडक होती है। इसके बाद मदारा बोलता है और बताता है कि उसने सासुके और उसकी टीम को वनटेल को लाने के लिए भेज दिया है। कोनान थोड़ी चिंता के साथ पूछती है कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। मदारा पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि उसने उन्हें खुद चुना है। यह लाइन बहुत कुछ बताती है, क्योंकि मदारा किसी को चुनने से पहले सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि उनके अंदर की नफरत और दर्द को भी देखता है। कहानी कट होकर लीफ विलेज की ओर जाती है। रूट के अंडरग्राउंड बेस में नाटो गहरी नींद में होता है। बाहर से देखने पर वह शांत लगता है, लेकिन उसका दिमाग लगातार कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके सामने इटाची प्रकट होता है। इटाची की मौजूदगी खुद में ही एक दबाव पैदा कर देती है। इटाची नाटो से पूछता है कि उसे पता है कि वह यहाँ अकेला है, फिर भी वह भागने की कोशिश क्यों नहीं करता। नाटो जवाब देता है कि अकेलापन उसे डराता नहीं। वह यह भी कहता है कि अगर उसने इटाची को पकड़ लिया तो शायद सासुके तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। इटाची पूछता है कि नाटो उसके भाई से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, आखिर वह तो एक भगोड़ा निंजा है। नाटो बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है कि सासुके उसके लिए भाई जैसा है, और यह बात इटाची कभी नहीं समझ पाएगा। यह डायलॉग नाटो की पूरी सोच को सामने रख देता है। उसके लिए रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। नाटो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही इटाची के जेनजुत्सु में फंस जाता है। इटाची शांत आवाज में कहता है कि वह नाटो से एक जरूरी सवाल पूछना चाहता है। उसे पता है कि नाटो सासुके को विलेज वापस लाना चाहता है, लेकिन अगर सासुके वापस नहीं आया और लीफ विलेज पर हमला कर दिया तो नाटो क्या करेगा? क्या वह उसे रोकेगा या जरूरत पड़ने पर मार देगा? नाटो जवाब देता है कि वह विलेज को भी बचाएगा और सासुके को भी रोकने का तरीका ढूंढेगा, बिना उसे मारे। इटाची कहता है कि यही सोच नाटो को अभी भी बच्चा बनाती है, क्योंकि एक शिनोबी को कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनमें कोई सही रास्ता नहीं होता। इसी पल नाटो को जराया की बातें याद आती हैं कि शिनोबी को सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि समझदार भी बनना पड़ता है। नाटो कहता है कि यह बात उसे पहले भी किसी ने कही थी, लेकिन वह वही करेगा जो उसे सही लगेगा। इसके बाद इटाची नाटो के अंदर अपनी थोड़ी सी ताकत छोड़ देता है। वह कहता है कि उसने यह ताकत नाटो को दे दी है और उम्मीद करता है कि उसे कभी इसका इस्तेमाल न करना पड़े। यह सीन एक चेतावनी भी है और एक भरोसा भी।
वर्तमान में लौटकर नाटो सोचता है कि इटाची आखिर कहना क्या चाहता था। वह सासुके के बारे में सोचता है और मन ही मन उम्मीद करता है कि वह ठीक होगा। कहानी कट होकर एक हाइड आउट पर जाती है जहां सासुके एटेल्स के साथ होता है। सासुके घायल होता है लेकिन वह कहता है कि अब रुकने का वक्त नहीं है। वह एटेल्स को मदारा के पास छोड़कर खुद आगे बढ़ने का फैसला करता है। मदारा उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। सासुके जवाब देता है कि पहले अपने जख्म ठीक करेगा और फिर लीफ विलेज की ओर जाएगा। मदारा उससे इटाची की सच्चाई के बारे में पूछता है, क्या वह अब भी इटाची की तरह लीफ को बचाना चाहता है। सासुके का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है कि इटाची ने लीफ को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उसके दर्द का क्या? उसने अपना भाई खो दिया। वह उन 3 एल्डर्स को कभी माफ नहीं करेगा और लीफ विलेज में शांति से रहने वाले लोग भी उसके भाई की मौत के जिम्मेदार हैं। मदारा पूछता है कि क्या वह पूरे लीफ विलेज को खत्म करना चाहता है। सासुके साफ साफ कह देता है कि हाँ, उसके लिए लीफ अब घर नहीं बल्कि एक अपराध बन चुका है। इसके बाद कहानी हिडन क्लाउड विलेज की ओर जाती है जहां राइकेज को खबर मिलती है कि एक उचिहा लीफ से जुड़ा हुआ है और उनके लोग उसका पीछा कर रहे हैं। राइकेज आदेश देता है कि थोड़ा इंतजार किया जाए। वापस लीफ विलेज में नाटो अभी भी सोच में डूबा होता है। तभी काकाशी उसे बताते हैं कि लेडी फिफ्थ ने उसे बुलाया है। होकागे रूम में माहौल बेहद गंभीर होता है। चीफ टोड और गामा कीची भी वहां मौजूद होते हैं। चीफ टोड नाटो से पूछता है कि क्या वह सच में जराया का स्टूडेंट है। फिर वह खबर देता है जिसने पूरे कमरे की हवा बदल दी। जराया बैटल के दौरान मारे गए हैं। कुछ पल के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। सुनारे बताती हैं कि जराया अकात्सुकी के लीडर की जानकारी लेने रेन विलेज गए थे। काकाशी हैरान होता है कि कोई जराया जैसे निंजा को कैसे हरा सकता है। चीफ टोड बताता है कि पेन के पास रिन्नेगन था, वही आंख जिसकी ताकत कभी सेज ऑफ 6 पाथ्स के पास मानी जाती थी। इतना ही नहीं, 6 अलग अलग शरीरों के पास वही आंख थी। जराया मरने से पहले एक मैसेज छोड़ गए थे, एक कोड। यह कोड पेन को हराने की कुंजी हो सकता है। नाटो गुस्से में सुनाडे से पूछता है कि उन्होंने जराया को जाने क्यों दिया। फ्लैशबैक में दिखता है कि सुनाडे ने उन्हें रोका था लेकिन जराया नहीं माने। नाटो वहां से चला जाता है। उसके दिमाग में जराया के साथ बिताए पल घूमने लगते हैं। पहली ट्रेनिंग, पहली यात्रा, 2 साल की ट्रेनिंग और वह दिन जब दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे थे। और इसी गहरे दर्द और खालीपन के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। Please, Sarapakara. Yes. Okay, thank you.